हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीएस। मेरा नाम पांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने कुछ एरास कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो ऑगस्टिन एज पे थी। जिसने भी क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। बाकी एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये हमारे एरास कंप्लीट हुए थे ऑगस्टिन एज तक। आज हम करने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आपने सुना होगा इनका नाम, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आज हम उनके एरा के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या क्या मतलब इस टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूशन था, कैसे ये एरा मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा था, जिसे हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो एरा है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये वाला एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो था इसका झुकाव हो रहा था। मतलब ये किसकी तरफ झुक रहा था? मॉडर्निज्म की तरफ झुक रहा था, रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहा था। तो बेसिकली इस एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद ही हमारी एज ऑफ रोमांटिसिज्म शुरू होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एज ऑफ जो हमारा वो है रोमांटिसिज्म, उससे पहले वाला एरा कौन सा था। तो आपको याद रखना है न्यू क्लासिकल एज में एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद ही रोमांटिसिज्म शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था 1750 से 1798 तक चला था। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1798 क्यों कहा जाता है इसे? ऐसे क्यों कहते हैं कि जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है वो 1798 में ख़त्म हो गई थी और मॉडर्निज्म और या फिर रोमांटिसिज्म शुरू हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1798 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन लिरिकल बैलेड्स जो था वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये किसने लिखा था? लिरिकल बैलेड्स लिखा था एस.टी. कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम आपने सुना होगा, और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दोनों का ना कोलैबोरेशन था ये। इन्होंने क्या लिखा था? ये बैलेड था, इसमें कुछ 20 मैं आपको बता दूंगी आगे, एक मिनट रुकिए। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पूछा था। जो 4 पोएम्स थी, 4 पोएम हमारी एस.टी. कॉलरिज की थी, और 19 पोएम इसमें हमारी किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज की कितनी पोएम थी हमारा जो लिरिकल बैलेड्स था उसमें, और विलियम शेक्सपियर की कितनी नॉवेल्स थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोएम कौन सी थी और लास्ट कौन सी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। जो इसकी फर्स्ट पोएम थी वो कौन सी थी? एस.टी. कॉलरिज की थी एंशिएंट मैरिनर। आपने सुना होगा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। वो जो थी वो फर्स्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड्स की, और जो लास्ट थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। कौन सी थी? टिंटन एबे। टिंटन एबे के बारे में भी आपने सुना होगा, और कुछ ने तो पढ़ी भी होगी। ये हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको टिंटन एबे के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली अभी आपको जो याद रखना है वो ये है कि 1798 में लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था, याद रखिएगा। और इसी से किसकी शुरुआत होती है? एज ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म एरा जो था हमारा, रोमांटिक एरा, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, अभी हम कर रहे थे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो 1750 से 1798 तक था, जिसका रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? हमारे सैमुअल जॉनसन थे, जिसे हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनका बर्थ कब हुआ था? 1709 में ये पैदा हुए थे, और 1784 में इनकी डेथ हो गई थी। अब कुछ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द एज ऑफ जॉनसन। क्या चीज़? क्या एज ऑफ जॉनसन के बारे में मतलब ये हमें बता रहे हैं कि जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी ना, वो एज ऑफ जॉनसन मतलब के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये डोमिनेंट फिगर थे इस एरा के। सैमुअल जॉनसन often referred to as Dr. Johnson did lasting contributions as a poet। अभी क्या थे? पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, मोरालिस्ट भी थे, और लिटरेरी क्रिटिक भी थे, बायोग्राफर भी थे, और एडिटर भी थे, लेक्सिकोग्राफर भी थे। अच्छा, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? इन्होंने ना एक डिक्शनरी लिखी थी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी एक डिक्शनरी भी आई थी इसी एरा में, जिसकी वजह से इनको लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है।
This age is called the age of sensibility because reason, sensible views, and original genius controlled the literature of this time. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. इस एरा में बेसिकली रीजन, सेंसिबल व्यूज और ओरिजिनल जीनियस की बात की गई है. मतलब बेसिकली इसमें जो लोगों की नेचुरल फीलिंग्स होती हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी इस एज में, इस एरा में. सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती थी वो सोशल नीड्स को, सोशल जो हमारी एथिक्स होती हैं उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, मॉरल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी. It is called the Age of Johnson after the name of Dr. Samuel Johnson, ठीक है, who dominated this period. This age started after Pope's death. ये चीज आपको याद रखनी है, जो पोप की डेथ हुई थी उसके बाद ये एरा शुरू हुआ था. अब पोप का यहाँ से मतलब क्या कनेक्शन है, मैंने आपको बताया था ऑगस्टिन एज. ऑगस्टिन एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है, ये आप प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा. एंड एंडेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स. ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया. लिरिकल बैलेड्स का क्या हुआ था, पब्लिकेशन, पब्लिश हुई थी 1798 में. अच्छा, अब कहा जाता है कि लिरिकल बैलेड्स के 3 पब्लिकेशन मतलब 3 एडिशंस आए थे जो पब्लिश हुई थी. तो इसमें कुछ चेंजेस भी थे, किसी में प्रीफेस ऐड कर दिया था, ठीक है, किसी में कुछ ऐड कर दिया था. मतलब ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम जो हमारी लिरिकल बैलेड्स है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे. द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड आर. अब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इवेंट्स आप इनको बोल सकते हैं जो इस एरा में थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लेना. अब इस एरा में कौन कौन से वो मेजर इवेंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1769. जो हमारे जेम्स वॉट थे उन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था 1769. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था. ये जीके में हमने बहुत बार पढ़ा था, और 4th, 6th, 5th इन क्लासेस में, है ना. तो 1769 में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था. अब ये 1769 कौन से एरा का है, ये हमारा कौन सा एरा है, ये जो अभी हम डिस्कस करें, एज ऑफ सेंसिबिलिटी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. वैसे इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल एक नॉलेज के लिए आप याद रख लीजिए कि 1769 मतलब इस वाले एरा में ही इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था. इन 1733 जॉन की इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल. इन 1769 हारग्रेव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी. ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब बेसिकली इस चीज का यहाँ पे बताने का क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, ये है कि इस टाइम पीरियड में ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे जिसे आज तक हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, जीके में, इन सब चीजों में पढ़ते हैं. तो बेसिकली ये किसकी तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन था. इस एरा के बाद ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी राइटर्स ने, काफ़ी नॉवलिस्ट्स ने काफ़ी वर्क भी लिखे हैं. जैसे आपने लंदन पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की, नहीं पढ़ी है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मतलब कुछ ऐसे राइटर्स थे, कुछ ऐसे पोइट थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया. हार्ड टाइम्स आपने पढ़ी होगी, हार्ड टाइम्स में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया है, चार्ल्स डिकेंस की, हम आगे डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्रियल टाउन्स अपीयर्ड. कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स भी मतलब बनाए गए थे. देयर वॉज अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी रेवोल्यूशन हुआ था इस एरा में. द ब्रिटिश फाउंडेड इट्स एम्पायर इन इंडिया इन 1757 एंड लॉस्ट इट्स अमेरिकन कॉलोनी इन 1776. इनमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर ये कुछ मेजर इवेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. अब ये देखिए, फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789. इसी टाइम पीरियड में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था एंड कॉन्टिन्यूड टिल 1799. इस एरा में आप ये चीज याद रखिएगा, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो इसी एरा में थे. 1789 से 1799 इस टाइम पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ थे. ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें उस टाइम पे वो कौन सा राइटर था जो मतलब अपने जिसके वर्क्स जो है वो पीक पे थे. तो आपको याद रखना है वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे. और किस वजह से उनके वर्क पीक पे बोला जाता है, बिकॉज ऑफ लिरिकल बैलेड्स, जो कब लिखी गई थी, 1798 में पब्लिश हुआ था उसका फर्स्ट एडिशन. वॉल्टेयर एंड जीन जैक्वेस रोशो
taught individualism and inspired revolution for more freedom and equality. During the reign of Louis XVI of France, whose wife was Marie Antoinette, there were several social inequalities among the people. द किंग एंड द नोबिलिटी वर बेसिकली किसके बारे में बता रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा है. इतना डिटेल में नहीं आएगा बट स्टिल आपको ये याद रखना है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उस टाइम पे जो मतलब राइटर कौन सा था जिसके वर्क्स पीक पे थे, वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे. और किसकी वजह से थे, लिरिकल बैलेड्स. तो ये चीज आप बेसिकली याद रखना. एक स्लोगन ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि उस एरा में किस चीज को ज्यादा मतलब किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस था. द स्लोगन ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. The king, along with the queen, was overthrown by the common people. This revolution had a tremendous effect on the life of the people of England. लोगों की, इंग्लैंड की जो लोग थे उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी इस रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि जो फ्रांस मतलब फ्रेंच लैंग्वेज थी इसका इन्फ्लुएंस मतलब इंग्लैंड के कुछ इंग्लिश वर्क्स में देखा जाता है. वो तो स्टार्टिंग से ही देखा जाता है, बस इस एरा में और भी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो गया था. In 1764, Dr. Johnson founded the famous literary club known as Johnson's Literary Club. ये important है. कौन से एरा में डॉक्टर जॉनसन ने क्लब, लिटरेरी क्लब बनाया था? 1764 में बनाया था. आपने ये याद रखना है. Its members were, अब इनके members कौन कौन थे? बुर्के, पिट, फॉक्स, गिबन, गोल्डस्मिथ and few other great persons of the time. The development of industry and commerce, the rise of political parties and democracy created problems and a change in the social infrastructure ensued. अच्छा, ये मैंने आपको अभी बताया कि इस एरा में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था. तो इट्स ऑब्वियस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट तो होगा ही, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो यही मतलब है. पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत ज्यादा मतलब अपने पीक पे थी, राइज कर रही थी, बढ़ रही थी. अब डेमोक्रेसी आ गई थी, ये आप याद रखना. इस एरा में डेमोक्रेसी आ गई थी. A literate middle class grew and the range of reading public widened. अब ये कहाँ से शुरू हो गया था? मिडिल क्लास का मतलब मिडिल क्लास का पढ़ना लिखना मतलब चीजों को समझना, ये कब से शुरू हुआ था? ये एज ऑफ पोप से शुरू हो गया था. मैंने आपको बताया कॉफी हाउसेस में बैठ के दे यूज टू गॉसिप कि क्या मतलब क्या चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते थे. नॉवेल्स का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था. कुछ मेजर राइटर्स थे इस पीरियड के और उनके कुछ वर्क्स हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा. सैमुअल रिचर्डसन, जो हमारे सैमुअल रिचर्डसन थे, अब उनके क्या वर्क्स थे? क्लैरिसा मार्लो, सर चार्ल्स ग्रैंडसन. Started writing novels in the previous age and wrote the following novels in this age. ये चीज आपको याद रखनी है. दो इनकी मेजर नॉवेल्स थी जो कि इस एरा की थी, क्लैरिसा मार्लो एंड सर चार्ल्स ग्रैंडसन. अब हेनरी फील्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स किसे कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है. He had started writing in the previous age and wrote the following novels in this period. वो कौन कौन सी नॉवेल्स थी ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. टॉम जॉन्स एंड एमिलिया. तो ये जो इनका टॉम जॉन्स है ना, इस पे तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. इसके ना कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से. अब आपको ये चीज याद रखनी है, हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी टॉम जॉन्स एंड एमिलिया. इनकी दो नॉवेल्स थी जो इसी एरा में पब्लिश हुई थी. अब हमारे जो थर्ड राइटर थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एरा वाज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ये इस एरा के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं. अब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखी थी, मैंने बताया आपको इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको बहुत मतलब लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है. 1755 में इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी अपनी. द हिस्ट्री ऑफ रेसेल्स, प्रिंस ऑफ एबेसिनिया, प्रीफेस टू शेक्सपियर, द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. ये पूछा जाता है, इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 1779 से 1781. अब थॉमस ग्रे, ये तो आपने पढ़ी होगी, बीए में भी पढ़ी होगी अपनी ग्रेजुएशन में. एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. ये इनकी एलेजी थी जो इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी. जब इनका एक फ्रेंड मर जाता है
जो इनका बहुत क्लोज होता है वो फ्रेंड, उसके मरने पे इन्होंने ये एलिजी लिखी थी। एलिजी क्या होती है? एक लेमन सॉन्ग आप इसको बोल सकते हो, सॉरोफुल सॉन्ग बोल सकते हो, जो किसी की डेथ पे लिखा जाता है। जिससे भी एलिजी ओड ये सब डिटेल में पढ़ना है, प्लेलिस्ट में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी एरा में लिखी गई थी 1751। ऑलिवर गोल्डस्मिथ, अब हमारे जो ऑलिवर गोल्डस्मिथ थे इनके वर्क्स, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द विकेर ऑफ द वेकफील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द विकेर ऑफ द वेकफील्ड, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका एरा पूछ ले, एरा तो नहीं पूछते हैं पर ये पूछ लेते हैं कि द विकार ऑफ द वेकफील्ड लिखी किसने थी, तो आपको याद रखना ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एडमंड बर्के ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इन्होंने लिखा था, स्पीच ऑन कंसिलेशन विद अमेरिका, स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल, ये इनके 3 वर्क्स थे। इनके बारे में मैंने मतलब एग्जाम्स में बहुत कम देखा है कि पूछा गया हो, बट स्टिल आप मतलब इसको देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। इस पे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन एडवर्ड गिबन पे क्वेश्चंस आते हैं। इनका मोस्ट फेमस वर्क था ये, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका। ये इसी एरा में आया था, 1776 में लिखा गया था, एडवर्ड गिबन ने लिखा था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा भी गया है। अब कुछ लिटरेरी फीचर्स हैं इस एरा के, इस एज के, ये हमने अभी मतलब अब ये बेसिकली क्या है ना, पूरा कंक्लूजन, पूरा निचोड़ मैंने इसमें मतलब डाल दिया है कि आपको एक ही स्लाइड में समझ में आ जाए पूरा कि इस एरा में बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इस एरा में बनाए गए थे या आए थे, जो आज तक लिटरेचर में चलते आ रहे हैं। द रेस्टोरेशन स्पिरिट डाइज अवे, अच्छा ये चीज आप याद रखिएगा, रेस्टोरेशन जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, यहाँ पे हो ही जाएगी क्योंकि इसके बाद क्या शुरू हुआ था, इसके बाद तो ऑब्वियसली रोमांटिसिज्म आ गया था। बेसिकली ना इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशनल भी कहा जाता है, ट्रांजिशनल एज भी कहा जाता है इसे। द एज मार्क्स अ ग्रेजुअल चेंज इन पोएटिक टेस्ट एंड टेक्निक्स, हाँ काफी पोएटिक टेस्ट और टेक्निक्स इस एरा में बदल गई थी। क्यों? क्योंकि जो नॉवेल्स थी वो इसी एरा में लिखी गई थी, नियो क्लासिकल पीरियड में लिखी गई थी, यानी कि एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और हमारे एज ऑफ सेंसिबिलिटी में। The heroic couplet and blank verse decline and the ballad literary revive. अब इसमें क्या था, हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स जो है वो मतलब वर्क्स में से बिल्कुल खत्म होने लग गया था। जो क्या चीज पीक पे आ गई थी, बैलेड। क्यों? लिरिकल बैलेड के बाद से बैलेड्स लिखना शुरू हो गए थे, लिटरेरी रिवाइव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखें। लिटरेरी रिवाइव का मतलब इसमें क्या है, जो लिटरेरी वर्क्स थे ना, जो लिटरेरी वर्क्स थे, पोइट्री थी, उसका क्या हो गया था, राइज हो गया था, उसका क्या हो गया था, मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें था, ट्रेंड में था, बहुत ज्यादा इसमें पोइट्री और लिरिकल वर्क्स को वैल्यू दी जाने लग गई थी इस एरा में, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें काफी राइटर्स थे, जैसे विलियम ब्लेक हो गए हमारे, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये कुछ इतने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जो पोइट्री फॉर्म में लिखे, मतलब काफी चीजें लिखी जो पोइट्री में इन्होंने लिखी। तो इस वजह से इस एरा में बैलेड और लिटरेरी वर्क्स का बहुत ज्यादा यूज है। पिंडारिक ओड अपीयर्स, ओड, हाँ अभी मैंने आपको बताया पोइट्री वगैरह थी, ओड एलिजी इस एरा में बहुत ज्यादा लिखी जाती थी। इंटेलेक्चुअल प्रोज राइटिंग फ्लरिश्ड, इंटेलेक्चुअल क्यों, रीजंस लॉजिक्स पे बेस्ड था। तो कुछ ना की पॉइंट्स है, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम किसी राइटर का वर्क हमें याद करना होता है ना, तो हम पहले ये याद करते हैं कि वो कौन से एरा में वो राइटर पैदा हुआ था, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का वर्क उसने लिखा होगा, क्योंकि इंसान अब वही तो लिखता है जो उसके आसपास हो रहा होता है। जैसे हमारे जॉन गाल्सवर्दी थे, वो क्या करते थे, सोशल इश्यूज पे लिखते थे, क्योंकि मॉडर्निज्म एरा में पॉवर्टी और क्राइम, ये चीज सोशल मतलब सोसाइटी से मतलब होता है ना, एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी मॉडर्निज्म एरा में, काफी अब भी हैं पर उस एरा से बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी ये सब चीजें, पॉवर्टी एंड ऑल।
तो बेसिकली क्या करते थे ना गाल्सवर्दी, वो ना सोशल इश्यूज पे लिखते थे। आप उनका कोई भी वर्क उठा के देखना, या तो लेबर्स पे लिखा होगा उन्होंने, पॉवर्टी वगैरह पे, या तो सोशल जो हमारे सोसाइटी में हमारे तरीके एट्रीब्यूट्स हैं इनके ऊपर उन्होंने लिखा होगा, या एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर लिखा होगा, या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लिखा होगा। तो आप इनके वर्क्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आसपास जो हो रहा होता है, एक राइटर, एक पोएट उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करके लिखता है। The novels take a definite shape and rises to dominate the literary scene. Poetry shifts its focus from intensely social issues to melancholy, isolation and reflection. ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें जो पोइट्री थी वो सोशल इश्यूज से हटके किसकी तरफ बढ़ गई थी? मेलंकली, आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन। क्यों? तभी तो ये एरा क्या कहलाएगा? रोमांटिसिज्म एरा कहलाएगा। क्या होगा? इसके बाद जो एरा आया था वो रोमांटिसिज्म एरा आया था। इस चीज का कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी था, ये एक पहला पड़ाव था, पहला स्टेप था एज ऑफ रोमांटिसिज्म की तरफ, जिसमें मेलंकली, आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क्स लिखे जाते थे। जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते थे, टिंटन एबे उन्होंने लिखा है, काफी वर्क्स उन्होंने लिखे हैं ऐसे। फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म दैट फ्लरिश्ड इन द नेक्स्ट एज कमिंग टू व्यू, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म फाउंड सॉलिड ग्राउंड। ठीक है, ये कुछ क्या थे हमारे, कुछ इसके मेन फीचर्स थे, इससे आपको ये एरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई दिस एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ जॉनसन। अच्छा, इस एरा को हम एज ऑफ जॉनसन ही क्यों कहते हैं? इसमें तो और भी राइटर्स थे, तो हम उनके बारे में क्यों नहीं कहते हैं कि मतलब हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि शायद उन लोगों ने इस एरा को रिप्रेजेंट किया हुआ। हम ये क्यों कहते हैं कि इसी राइटर ने इस एरा को डोमिनेट किया था या रिप्रेजेंट किया था। आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में कि क्यों इस एज को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से रखा गया है, रिप्रेजेंट करते हैं। द एज ऑफ जॉनसन ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, रेफर्स टू अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया ये 1745 नहीं होगा, ठीक है, इसको आप 1750 कर लीजिएगा और इसे हम 1798 लिख लेना। ये कुछ बुक्स में, कुछ आर्टिकल्स में आपको 1745 से 1780 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है। 1750 से 1798 ही इस एज को मतलब बोला जाता है। दिस पीरियड वॉज नेम्ड आफ्टर द राइटर, पोएट या क्रिटिक, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, सैमुअल जॉनसन। जॉनसन वॉज इनक्रेडिबली influential and focused his writing on neoclassical aesthetics। क्या थे? द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी पे ये लिखते थे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द एज ऑफ जॉनसन ऑफन रेफर टू एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर दैट रेंज्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है, किससे? मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, अंटिल 1798। ये मिड था 18th सेंचुरी का। क्या? एज ऑफ जॉनसन। जो हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी है ये मिड था 18th सेंचुरी का, ठीक है। एंडिंग दिस एज, द रोमांटिक पीरियड अराइव्ड इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। कौन कौन से पोइट्स के थ्रू? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब देखिए, सैमुअल जॉनसन क्या थे? हमारे पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे और ऑथर फिक्शन भी थे। इज द नेम सेक फॉर हिज दिस पीरियड इज लिटरेचर। इन लिटरेचर जॉनसन wielded considerable influence over this era with works that focused on neoclassical aesthetics, the study of natural and artistic beauty with an eye toward the great classical writers। जो हमारे क्लासिकल वर्क्स थे ना, मतलब पुराने वर्क्स थे, उन चीज़ों को ना यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता था, उन चीज़ों पे यहाँ पे लिखा जाता था। तो जॉनसन का भी बहुत बड़ा हाथ था इस चीज़ में, जैसे अलेक्जेंडर पोप लिखते थे। जॉनसन एंड हिज फेलो राइटर्स प्लेस्ड ग्रेट एम्फसाइज ऑन द वैल्यूज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एनलाइटनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस इस एरा में था और एज ऑफ पोप में था। विच स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग नॉलेज, बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिक, रीजंस और जो भी एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, नॉट फेथ। फेथ से यहाँ पे क्या मतलब है? फेथ एंड सुपरस्टिशन से यहाँ पे मतलब है लोगों की इनर फीलिंग, लोगों की जो पर्सनल फीलिंग्स थी, नीड्स थी, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। टू एनलाइटन द अदर्स एंड लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मैनी सोशल, इकोनॉमिक एंड
areas including astronomy, politics, and medicine. Writers of the age of Johnson focused on the qualities of intellect, reason, balance and order. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार चीजें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा. Notable publications of the age of Johnson include Burke's A Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas on the Sublime and Beautiful, Johnson's The Rambler, and the Goldsmith's The Vicar of Wakefield. ये कुछ वर्क्स हैं जो इस एरा में लिखे गए थे, हमने अभी डिस्कस कर लिया था. तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राइटर ने कौन सा वर्क लिखा था, कौन से एरा में लिखा था. वन ऑफ जॉनसन मोस्ट लास्टिंग लेगेसीज इन हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कब लिखी गई थी, 1755 में लिखी गई थी. While this huge undertaking of Johnson's was neither the first dictionary in existence nor exceptionally unique, it was the most used and admired until the appearance of the Oxford English Dictionary in 1928. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आई थी 1928 में. इससे पहले जो बहुत ज्यादा फोकस था, इंपॉर्टेंस दी गई थी, वो किसकी डिक्शनरी को दी गई थी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी को. वन ऑफ द जॉनसन्स मोस्ट फर्वेंटली हेल्ड बिलीव्स वाज दैट द लैंग्वेज ऑफ द पीपल शुड बी यूज्ड इन लिटरेचर. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये जो थी ना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो 1928 में लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये जो मॉडर्निज्म एरा था, इस एरा में एक ये डिक्शनरी लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी. इस वाली डिक्शनरी के बारे में तो आपको पता चल गया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सैमुअल जॉनसन वाज अ पोएट, नॉवेलिस्ट एंड अ क्रिटिक. While the age of Johnson and the age of sensibility are terms often used interchangeably, Johnson's age is considered to be the last of the neoclassical eras. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लास्ट जो टाइम था वो कौन से मतलब पोएट या कौन सी एज का था, न्यू क्लासिकल एरा का लास्ट जो हमारा क्या कहा जाता है, एज कहा जाती है, वो कौन थी, जॉनसन्स एज थी. While writers in the later period are famed with an anticipation of the romantic period with their focus on the individual and imagination. आपको बस इतना याद रखना है, जो सैमुअल जॉनसन की एज थी, एज ऑफ जॉनसन, ये लास्ट एज थी न्यू क्लासिकल एरा की. The age of sensibility is marked by the works that focus more directly on anti-classical features of old ballads and new bardic poetry. ये सब मैंने अभी आपको बताया, वही रिपीट हो रहा है. तो बेसिकली अभी आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है इस एरा के, जैसे हमारा हो गया लॉरेंस स्टर्न, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्ट्रम शैंडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है. हेनरी मैकेनिज का वर्क था द मैन ऑफ द फीलिंग. द पोएट्री ऑफ विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, थॉमस ग्रेन, क्रिस्टोफर स्मार्ट आर ऑल्सो एट्रीब्यूटेड द एज ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया, थॉमस ग्रे ने क्या लिखी थी, एलेजी लिखी थी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. तो कुछ मेजर वर्क्स हैं. बेसिकली क्या होता है ना, हर एरा से कुछ मेजर राइटर्स और कुछ मेजर वर्क्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मुझे पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ रहा है ताकि एटलीस्ट आपको कुछ तो याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे. अब सेंटिमेंटल नॉवेल्स जो थी वो भी इसी एज में लिखी जाती थी. Sentimentalism was a fashion in both poetry and prose fiction beginning in the 18th century in reaction to the rationalism of the Augustan age. Emotional response both from the readers and characters. ये बस इतना याद रखिएगा, सेंटिमेंटल नॉवेल्स जो थी, द सेंटिमेंटल नॉवल और द नॉवल और सेंसिबिलिटी, ठीक है, ये इसी एरा में लिखी जाती थी, सेंटिमेंटल नॉवेल्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में. सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड. ठीक है, जो पैमेला थी इसी का दूसरा नाम था वर्च्यू रिवॉर्डेड, याद रखिएगा. 1740 में लिखी गई थी सैमुअल रिचर्डसन ने, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. ओलिवर गोल्डस्मिथ की थी विकार ऑफ वेकफील्ड, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैं बार बार मैंने इसलिए डाला है हर स्लाइड में कि एटलीस्ट आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में विकार ऑफ वेकफील्ड के बारे में. लॉरेंस स्टर्न की थी ट्रिस्ट्रम शैंडी, सेंटिमेंटल जर्नी. हेनरी बुर्के की थी द फूल ऑफ क्वालिटी. हेनरी मैकेन्स की थी द मैन ऑफ फीलिंग. मारिया एजवर्थ की थी कासल रेकरेंट. ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्या थी, कुछ सेंटिमेंटल नॉवेल्स थी इस एरा की. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा,
और याद रखिएगा इसे। फर्स्ट नॉवल ऑफ मैनर्स इन 1778 फ्रांसिस बर्ने रोट एवेलिना, ठीक है, एवेलिना लिखी थी। सोशल बिहेवियर इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेटिंग्स इन एवेलिना एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century. Fanny Burney's novels indeed were enjoyed and admired by Jane Austen. Jane Austen का नाम आपने सुना होगा, 19th century की मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है ये, ठीक है, फीमेल राइटर है। इसके बारे में हम 19th century में पढ़ेंगे, आई मीन रोमांटिसिज्म वाले एरा में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट नॉवल थी मैनर्स की वो कौन सी थी, एवेलिना थी, जो कि फ्रांसिस बर्ने ने लिखी थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसको पढ़ते थे, इंजॉय करते थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, ये एडमायर की गई थी। और सबसे ज़्यादा इस वर्क को जिसने एडमायर किया था वो कौन थी, जेन ऑस्टिन थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलिएगा नहीं। द ग्रेवयार्ड पोइट्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया जो ग्रेवयार्ड पोइट्स थे वो कौन थे। ग्रेवयार्ड पोइट्स से यहाँ पे क्या मतलब है, थॉमस ग्रे ने लिखी थी, ग्रेवयार्ड के ऊपर ही तो लिखी थी। उनका मतलब ग्रेवयार्ड से बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि वो जो लेमेंट सॉन्ग्स लिखते थे, ठीक है, जो एलिजीज वगैरह लिखते थे, गोथिक नॉवेल्स लिखते थे, ठीक है, वो ग्रेवयार्ड पोइट्स में आते थे, लेमेंट सॉन्ग्स वगैरह। द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 19th century हैज इट्स रूट्स इन 18th century पोएट्री, द गोथिक नॉवल एंड द नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी। गोथिक नॉवेल्स क्या होती है ये भी मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं दोबारा बता देती हूँ, गॉथिक नॉवेल्स वो नॉवेल्स होती है जिसमें सुपर नेचुरल इवेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज होता है। द नंबर ऑफ प्री रोमांटिक English poets writing in 1740s and later whose works characterized by their gloomy meditations on morality, skulls and coffins, epitaphs and worms in the context of the graveyard. अभी मैंने आपको बताया जो लेमेंट सॉन्ग्स में यूज होता है, मतलब कोई मर जाता है जो उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं, जैसे स्कल्स हो गए, ठीक है। अब इंसान मतलब कुछ चीजों को ना रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट किया ग्रेवयार्ड पोएट्स ने, स्कल्स, इंसान जब मर जाता है, स्कल आपको पता है खोपड़ी होती है, कॉफिन्स में दफनाया जाता है, एफिटाफ्स क्या होते हैं, जो ग्रेवयार्ड होते हैं उसके ऊपर जो लिखा जाता है, ठीक है, जो मेमोरी में लिखते हैं, एंड वॉर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेवयार्ड। तो वो ग्रेवयार्ड पोइट्स के बारे में इन्होंने कहा गया है। अब ये ग्रेवयार्ड जॉनरा के बारे में भी, मतलब इस एरा को ग्रेवयार्ड जॉनरा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी एरा में ज्यादातर एलिजीज लिखी गई थी। थॉमस ग्रे ने लिखी थी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द बेस्ट नॉन प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी, याद रखिएगा। विलियम कूपर ने भी लिखी थी, क्रिस्टोफर स्मार्ट, थॉमस शार्टन, रॉबर्ट ब्लेयर, द ग्रेव। कौन सी लिखी थी रॉबर्ट ब्लेयर ने? द ग्रेव। ग्रेव के बारे में आपने पढ़ी होगी, द ग्रेव तो आपने सुनी भी होगी। सेलिब्रेट्स द हीरो ऑफ डेथ, हॉरर ऑफ डेथ, सेलिब्रेट्स द हॉरर ऑफ डेथ, ठीक है। एडवर्ड यंग ने भी लिखी थी द कंप्लेन और नाइट थॉट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड इमोर्टैलिटी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसी एरा में जो ग्रेवयार्ड और इन सब एलिजीज और लेमेंट सॉन्ग्स, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, वर्क मतलब इन चीजों पे वर्क किया जाता था। बेसिकली एरा क्या था, इस एरा में पोएट्री को ज्यादा फोकस दे रहे थे, मतलब ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, पोएट्री, बैलेड्स, इन चीजों को ज्यादा वैल्यू मिल रही थी। अब बेसिकली इस एरा का कंक्लूजन क्या निकला था? That was all about the literary age of sensibility. The importance of this age is huge in literature. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मतलब इस एज की लिटरेचर में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स दिखाए गए हैं जो आज तक लोग पढ़ते हैं, जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं। There is a number of popular writers and poets who will never return to the universe, and some famous and universal literary works that will serve us till the last day of the world. Obviously, हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसी एरा के तो थे, जिनके इतने अच्छे अच्छे वर्क्स हैं जो अब हम आज तक पढ़ते हैं, इनको आज तक याद करते हैं। इन्होंने डिक्शनरी दी थी, लेक्सिकोग्राफर इनको मतलब वर्ड मिला था। तो बेसिकली इस एरा में क्या सबसे ज्यादा हमने देखा है कि इस एरा में जो वर्क्स थे उनका फोकस, मतलब उन जो राइटर्स थे उनका फोकस कहाँ पे था? नॉवेल्स पे तो था ही, वो तो अलेक्जेंडर पोप के टाइम से ही आ गया था, लेकिन पोएट्री की तरफ बहुत ज्यादा फोकस जा रहा था। ये वो एरा है जिसके बाद रोमांटिसिज्म शुरू हो गया था, एज ऑफ रोमांटिसिज्म इसी एरा से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये मॉडर्निज्म की तरफ पहला कदम था। ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एज ऑफ सेंसिबिलिटी ये हम अगले सेशन में करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ETS ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 7 बजे ग्रामर की क्लास होती है, 4 बजे मैम फाखरा मैम पढ़ाती है GS, 5 बजे मेरी क्लास होती है और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है जो कि फाखरा मैम पढ़ा रही है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लासेस से रिलेटेड मतलब नोटिफिकेशन और वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी stay connected and please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.